अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा रिस्पांस टू हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, इसको करने से पहले थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना एक पिक्चर बना के दिखा लेने दें। अच्छा जी, अब होगा क्या, जैसे ही आपने जो है ना आपने हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, वहाँ पे क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका कम हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आपका वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो आपके एल्वुलाइज के अंदर भी कम आएगा। एल्वुलाइज के अंदर आपका वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आपका कम हो जाएगा। अब ये जैसे ही कम होगा, इसका मतलब ये है कि आपके एल्वुलाइज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एल्वुला है और ये आपके यहाँ पे ब्लड है। अगर यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन कम आ रही है, इसका पार्शियल प्रेशर आपका कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड की तरफ भी आपके ये कम आएगा। तो आपका ब्लड जो आपके यहाँ पे जा रहा है ना, ये आपका जो इधर जा रहा है, आपके यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड है। आर्टेरियल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका वहाँ पे कम हो जाएगा। अब ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना आपके आर्टेरियल ब्लड के अंदर, यही आपका क्या करवा रहा होता है, यहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन जो है उसकी सैचुरेशन करवा रहा होता है, और साथ साथ आपके जो ब्लड है ना उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पे डिजोल्व करवा रहा होता है। और ये डिजोल्व फॉर्म के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी वहाँ पे दे रही होती है आपकी यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका वहाँ पे आर्टरीज के अंदर आपका कम हो गया, तो उसने क्या करना है, आपकी हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ आपकी ऑक्सीजन को वहाँ पे बाइंड नहीं करवाना। हीमोग्लोबिन जो है उसकी सैचुरेशन आपकी लेस देन 100% हो जानी है, जो आपकी नॉर्मली आपकी आर्टेरियल ब्लड के अंदर थी आपकी 100% सैचुरेशन। इस केस में आपकी यहाँ पे सैचुरेशन कम हो जाएगी, और साथ साथ आपकी जो ऑक्सीजन आपकी डिजोल्व है ना आपके ब्लड के अंदर, वो भी आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन आपकी लेस देन 100 mmHg हो जाएगी। अब ये जो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ आपकी ऑक्सीजन बाइंड की हुई है और साथ आपकी जो डिजोल्व फॉर्म के अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है, ये आपको मैंने पहले बताया आपकी क्या बता रही होती है, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कंटेंट आपको वहाँ पे बता रही होती हैं। जब ये आपके दोनों कम हो जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन कंटेंट आपका कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कंटेंट जब कम होगा तो आपके जो टिश्यूज़ हैं उसकी तरफ आपकी ऑक्सीजन कम जाएगी। अब टिश्यूज़ को जब आपकी ऑक्सीजन कम जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे हाइपोक्सिया आपका वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके जो है ना ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब आपका कम होगा तो उसने क्या करना है, आपके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना उसमें क्या है, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी बॉडी के अंदर आपके बहुत सारे आपकी जो है ना ये रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी जो है ना ये आपकी गैसेस वगैरह जो है उनको वहाँ पे आपकी सेंस कर रहे होते हैं। अब आपकी जो कैरोटिड बॉडी होती है ना, वहाँ पे आपके बैरो रिसेप्टर्स जो पड़े होते हैं वो आपकी सेंस कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को। अब जब आपकी ऑक्सीजन का प्रेशर आपका वहाँ पे कम हो जाएगा लेस देन 60 mmHg, तो वो क्या करेगा, आपके यहाँ पे कैरोटिड जो है ना आपके वहाँ पे आपके बैरो रिसेप्टर्स जो पड़े हुए हैं उनको उसने से आपकी जो है स्टिमुलेट करवाना है। अब ये जो कैरोटिड वाले आपके रिसेप्टर्स है ना, इन्होंने आपके स्टिमुलेट करवाना है आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को। अच्छा, रिस्पायरेटरी पाथवे को आपके यहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो है ना नाइन्थ जो नर्व है उसको वहाँ पे आपकी स्टिमुलेट करवाते हैं, और वो करवा रहे होते हैं यहाँ पे आपके रिस्पायरेटरी सेंटर जो है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करवाती है। अब जैसे ही आपका रिस्पायरेटरी सेंटर आपका स्टिमुलेट होगा, उसने क्या करना है, वहाँ पे आपकी जो है ना हाइपर वेंटिलेशन आपके वहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। हाइपर वेंटिलेशन क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे आपके जो है ना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका वहाँ पे कम हुआ है, उसको मेंटेन करवाने के लिए आपने यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन करवाई, हाइपर वेंटिलेशन टू इंक्रीज ऑक्सीजन। अब जब आप जो है हाइपर वेंटिलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका ये जो है ना आपका वेंस जो होती हैं वो आपकी लेके आ रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और आर्टरीज यहाँ से आपकी ऑक्सीजन को लेके जा रही होती हैं। अब जब आप हाइपर वेंटिलेशन करेंगे तो आपकी आर्टरीज जो है आपकी वेंस जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लेके आएंगी, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन जो है वहाँ से आपकी ज़्यादा लेके आएंगी। अच्छा, नॉर्मली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी यहाँ से आपकी बाहर जाती है ना बॉडी में, और उसके बाद ये जो आपकी ऑक्सीजन अंदर आती है, दोनों के दरमियान आपका वहाँ पे बैलेंस होता है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ये ऑक्सीजन जब ज़्यादा आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो आपका वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अंदर ज़्यादा आना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से ज़्यादा रिलीज होना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी आर्टरीज के अंदर वो आपका कम हो जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पे आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी कम हो जाएगी ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये आपकी रेस्पिरेटरी आपकी यहाँ पे बता रही होती है, और उसके बाद बाइकार्बोनेट्स जो है ना ये आपके बता रहे होते हैं, यहाँ पे आपकी ये मेटाबॉलिक बता रहे होते हैं। अच्छा, ये आपकी क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जब आपकी ये कम होगी तब आपका यहाँ पे हो जाएगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, और उसके बाद जब आपकी ये ज़्यादा हो जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगी। उसके बाद ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, यहाँ पे आपका बेस होता है, जब ये आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और उसके बाद जब ये आपकी कम हो जाएगी क्योंकि ये आपकी बेस है, तो जब आपकी बेस कम हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। इस केस में क्या हुआ, आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे कम हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो पेशेंट जो है उसके अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाएगी यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अच्छा जी, हाइपर वेंटिलेशन करके आपने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने कम कर दिया, और आपने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यहाँ पे आपकी डेवलप हो गई। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का आपके यहाँ पे प्रेशर कम होता है ना, ये क्या कहता है, आपका जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना उसको इनहिबिट करवा देता है। नॉर्मली कैरोटिड ने क्या किया था, उसको आपके स्टिमुलेट करवाया था, लेकिन जैसे ही आपकी स्टिमुलेट हुआ, हाइपर वेंटिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आपके यहाँ पे कम हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हुआ है ना, इसने क्या करना, आपके जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है ना उसको इसी ने इनहिबिट करवा देना। इसने स्टिमुलेट करवाया था, यहाँ पे ये इनहिबिट करवाएगा। अब
अब ओवरऑल क्या होगा, आपका जो है ना रेस्पिरेटरी रेट आपका कम हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, जैसे आपका ये कैरोटिड आपका ये इंक्रीज़ करवाता है, तो आपका यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है ना आपका 5 to 6 टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन जो आपका ये हाइपोकैप्निया की वजह से आपका इसने इनहिबिट करवा दिया आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो आपका यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है ना वो आपका तकरीबन 1 to 2 टाइम आपका इंक्रीज़ कर रहा होता है वहाँ पे, और ये आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है ताकि आपकी ऑक्सीजन जो है वहाँ पे आपकी मेंटेन हो सके। लेकिन यहाँ पे आपका 5 to 6 टाइम इंक्रीज़ करके इसने आपकी ऑक्सीजन को मेंटेन करवाना था, यहाँ पे आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आपकी जो ऑक्सीजन है ना वो आपकी टोटली यहाँ पे आपकी मेंटेन नहीं होगी। अच्छा, ये वाला पाथ यहाँ से अभी इरेज करना है, तो उसके लिए दोबारा देख लें। सबसे पहले आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एल्वियोलाइज के अंदर कम हो जाएगी, आर्टरीज के अंदर आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और वो क्या करवाएगा, आपका ऑक्सीजन कंटेंट जो है आपका कम करवा देगा। हीमोग्लोबिन के साथ आपकी ऑक्सीजन कम बाइंड करेगी, डिजोल्व फॉर्म के अंदर आपके वहाँ पे कम होगी, ओवरऑल ऑक्सीजन कंटेंट आपका कम हो जाएगा। अब जब आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब आपका कम हो जाएगा तो आपके टिश्यूज़ की तरफ आपकी वहाँ पे ऑक्सीजन कम जाएगी, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है जब आपका लेस देन 60 mmHg हो जाएगा, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा आपके कैरोटिड को, रेस्पिरेटरी सेंटर को आपके इंक्रीज करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, आपकी रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवाएंगे, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। लेकिन हाइपर वेंटिलेशन क्या करवाएगी, आपकी यहाँ पे हाइपोकैप्निया करवाएगी, और हाइपोकैप्निया जो है वो आपका यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इसको वहाँ पे आपकी इनहिबिट करवाएगा। ओवरऑल जो आपके यहाँ पे जो है ये 5 to 6 टाइम आपकी इंक्रीज होनी थी रेस्पिरेशन, अब आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 टाइम आपके वहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे है ना आपके ये हाइपोकैप्निया जो है इसने आपके ब्रेन को आपके इनहिबिट कैसे करवाया, इसको यहाँ पे आप देखते हैं। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाइंड करती है आपके वाटर के साथ, और यहाँ पे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, और ये आपका यहाँ पे बनाते थे कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड दोबारा आपका डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव, और उसके बाद आपके यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स के अंदर। अब ये जो H पॉजिटिव होता है ना, ये आपका H पॉजिटिव डायरेक्टली आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करवा रहा होता है, और ब्रेन को स्टिमुलेट करवा के ये क्या करवा रहा होता है ना, वहाँ पे आपका जो है ना ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवा रहा होता है, आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज़ करवा रहा होता है। अब इस केस में क्या होगा, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने की वजह से आपके ये बाइकार्बोनेट आपका कम बनेगा, कार्बोनिक एसिड आपका कम बनेगा, कार्बोनिक एसिड के कम होने की वजह से आपके H पॉजिटिव कम प्रोड्यूस होंगे, और वो आपके जो ब्रेन जो है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करवाएंगे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब क्या होगा, आपकी जो हाइपोक्सीमिया आपकी डेवलप हुई थी उसने क्या किया था, वहाँ पे आपका स्टिमुलेट करवाया था। अब यहाँ पे हाइपोकैप्निया क्या करेगी, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करवाएगी। ओवरऑल आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपका 1 to 2 टाइम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ होगा। अब ये क्या करेगा, आपकी ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पे आपकी टोटली मेंटेन नहीं करवाएगा। उसके अलावा हमने जो है आपकी लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको कम से कम 80 चाहिए होता है, ताकि आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी आपकी 100% सैचुरेशन हो जाए। इस केस में जब आपका 80 रीच ही नहीं होगा तो आपकी हीमोग्लोबिन की 100% सैचुरेशन ही नहीं होगी। अब इस केस में आपका वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट आपका वहाँ पे कम हो रहा होगा। अब ओवरऑल होगा क्या, यहाँ पे जब आप जाएंगे आपके हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो आपके वहाँ पे कम हो जाएगी, आपके एल्वियोलाइज के अंदर आपकी कम जाएगी, और आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपकी आर्टरीज के अंदर वो आपका कम हो जाएगा। और ये क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो है आपके कैरोटिड के ऊपर उनको स्टिमुलेट करवा के आपकी वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करवाएगा। अब वेंटिलेशन जैसे ही आपकी इंक्रीज़ होगी, आपकी क्या होगा, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका कम हो जाएगा, और वो क्या करवाएगा, यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस करवाएगा। सारा हमने यहाँ पे देख लिया। अब साथ साथ इसने क्या करना है, यहाँ पे आपकी इनहिबिट करवाना आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ये रेस्पिरेटरी रेट जो है आपका वहाँ पे कम हो जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जैसे ही आपकी वहाँ पे डेवलप होगी तो ये क्या करवाएगी, यहाँ पे आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस आपको वहाँ पे करवाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, ये एल्टीट्यूड सिकनेस कैसे आपकी वहाँ पे डेवलप होगी। अच्छा, इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आपका हाइपोक्सिया आपका वहाँ पे डेवलप हुआ आपके टिश्यूज़ के अंदर, और हाइपोक्सिया नहीं आपकी यहाँ पे जो है एल्टीट्यूड सिकनेस आपके वहाँ पे करवाई है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया जो है ना आपकी रेस्पिरेटरी जब आप बात करेंगे आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, तो हाइपोक्सिया करवाता है यहाँ पे आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन, और जब आप बात करेंगे ये कंस्ट्रिक्शन, और उसके बाद जब आप बात करेंगे आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो वहाँ पे ये हाइपोक्सिया जो है ये आपका करवाता है वेजो डायलेशन। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी हाइपोक्सिया डेवलप हुआ, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आपकी हो रही होगी ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, और साथ आपकी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे आपकी हो रही होगी यहाँ पे वेजो डायलेशन। अच्छा, अब ये जो वेजो डायलेशन होगी ना, ये आपकी सारी की सारी जो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना वहाँ पे आपकी सारी की सारी वेजो डायलेशन हो रही होगी। अब वेजो डायलेशन में क्या होगा, जब आपका जो ब्लड है ना उसकी पुलिंग होना हो जाएगी, आपकी जो ब्रेन की तरफ आपका ब्लड कम जाएगा, तो यहाँ पे आपकी लाइट हाइड्रेडनेस वगैरह आपको वहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद नोजिया वॉमिटिंग वगैरह आपको वहाँ पे आ रही होगी। अच्छा, इसका भी यहाँ पे ना पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। अब क्या होगा, जैसे आपके वहाँ पे वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन में क्या होगा, ये जो आपका जो ब्लड है ना उसकी वहाँ पे आपकी पुलिंग हो रही होगी। वेजो डायलेशन में क्या होगा, आपके यहाँ पे आपका ये जो होता है ना आपका ये
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो आपका वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपका जो फ्लूइड है ना आपकी सर्कुलेशन से बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपको वहाँ पे जो है ना डेवलप हो रहा होगा ये एडिमा वगैरह। उसके बाद जब आप ये बात करेंगे आपकी ब्रेन में क्या होगा, आपका ये जो आपकी वहाँ पे जो है ना सर्कुलेशन, उसने भी वहाँ पे आपकी वेजोडाइलेशन करवानी है। अब वहाँ पे क्या होगा, ये जब आपकी वेजोडाइलेशन होगी ना, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो ड्यूरा लेयर होती है ना वो आपकी होती है टफ। अब वहाँ पे जो आपकी वेसल्स होती है ना, ये सारी आपकी वहाँ पे क्रॉस कर रही होती है आपकी ये मेनिंजेस को, पाया, एराक्नॉइड, उसके बाद आपकी ड्यूरा वगैरह आपके वहाँ पे सारी ये आपकी क्रॉस होकर जा रही होती हैं दोबारा से। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपकी ये आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूरा मैटर है, अब ये आपकी टफ है, यहाँ से आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, इन्होंने यहाँ पे जो है ना बड़ी फोर्स के साथ यहाँ पे आपकी जो है ना ये लगी हुई हैं, ये यहाँ से ब्लड वेसल्स आपकी आगे पीछे नहीं हो सकती। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपकी वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी, अब ये क्या करेगी, आपकी जो ड्यूरा है ना इसके अंदर ये आपकी यहाँ पे आपकी स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो ड्यूरा की लेयर होती है यहाँ पे आपकी होती है पेन रिसेप्टर्स। अब ये जो जैसे ही आपकी ये वेजोडाइलेशन हुई, इसने क्या किया, आपके पेन रिसेप्टर्स जो है उसको वहाँ पे आपकी स्टिमुलेट करवाया। पेन रिसेप्टर्स जैसे ही आपके स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे हेडेक वगैरह आपको वहाँ पे देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप वहाँ पे बीटिंग करेंगे ना, आपका हार्ट बीट करेगा, ब्लड आपका जाएगा आगे। अब ब्लड जैसे ही आगे जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लड आएगा। अब ब्लड जैसे ही यहाँ पे आएगा, वो साथ आते ही यहाँ पे क्या करेगा, आपके यहाँ पे स्ट्रेच प्रोड्यूस करवाएगा, और साथ ही आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं आपके यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे, और वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपकी हेडेक वगैरह जो है ना, आपको पल्सेटिंग पेन वगैरह आपको वहाँ पे करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये GIT वगैरह की तरफ आपको वहाँ पे ब्लड की पुलिंग होगी, वहाँ पे आपका जो है ब्लड वहाँ पे आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा, आपका एडिमा वगैरह आपको वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। उस केस में आपको वहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह को वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यूज़ वगैरह को आपके वहाँ पे नहीं जा रही। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जब आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपका जो पेशेंट है वहाँ पे आपको फटीग वगैरह आपको वहाँ पे दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये तो सारे हो गए आपके यहाँ पे लाइट हेडेडनेस वगैरह, हेडेक वगैरह, ये सारे मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। अब ये यहाँ पे जो पेशेंट है ना, जब उसकी वहाँ पे कंडीशन ही ठीक नहीं है तो उसको वहाँ पे जो है स्लीप सही से नहीं आएगी, तो पेशेंट जो है वहाँ पे आपका डेवलप कर जाएगा स्लीप डिस्टर्बेंस। सारी कंडीशंस को याद रखने के लिए आपने क्या करना है, एक पेशेंट को इमेजिन कर लेना जो आपका होता है अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक जो पेशेंट होता है उसको वहाँ पे आपकी हेडेक वगैरह भी हो रही होती है, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह वहाँ पे आपको हो रही होती है। साथ आपको जो पेशेंट होता है अल्कोहलिक वो आपको फटीग वगैरह आपको वहाँ पे बता रहा होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज वगैरह भी इसके अंदर होती है। उसके बाद लाइट हेडेडनेस वगैरह भी वहाँ पे होती है। उसके बाद जो है उसको वहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये जो पेशेंट होंगे ना, इन सारों को जो आपके सिम्टम्स होंगे ना, सारे का सारा एक अल्कोहलिक जो पेशेंट होता है ना उसकी तरह, बिल्कुल जैसे एक पेशेंट जो है ना जिसने अल्कोहल जैसे ली है, उसको जो सिम्टम्स आ रहे होंगे सारे के सारे यहाँ पे आपके हाई एल्टीट्यूड में आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। याद रखने वाली जो मैंने आपको बात बताई अभी तक, वो आपने क्या याद रखना है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपके जैसे आपका हाइपोक्सिया डेवलप होगा, हाइपोक्सीमिया डेवलप होगा। हाइपोक्सीमिया क्या करवाएगा, आपको वहाँ पे वेंटिलेशन जो है उसको इंक्रीज़ करवाएगा। लेकिन जैसे ही आपको हाइपोकैप्निया डेवलप होगा, हाइपोकैप्निया ने एक तो आपके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करवा दी, साथ साथ ये क्या करवाएगा, आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना उसको इनहिबिट करवाएगा, आपकी वेंटिलेशन को कम करवाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन आपकी इंक्रीज़ होनी थी 5 to 6 टाइम्स, वो आपकी 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज़ नहीं होगी, आपकी 1 to 2 टाइम या फिर आपकी 2 to 3 टाइम आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही होगी। और पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा एल्टीट्यूड सिकनेस। अच्छा जी, पेशेंट के अंदर डेवलप तो हो गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस को आपकी बॉडी ने कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, ये जो अल्कलोसिस होती है ना, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये क्या करती है, आपकी इनहिबिट करवा देती है किसको, आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का आपको पता है उसने क्या करना होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाना होता है वाटर के साथ, और यहाँ से इसने प्रोड्यूस करवाना होता है आपका कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड आपका डिसोसिएट हो गया आपका प्रोड्यूस करवाता है H+ आयन, साथ आपके बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, ये जो होता है ना आपका ये मैकेनिज्म आपका हो रहा है आपकी किडनीज़ के अंदर। किडनीज़ में आपका जितने का जितना बाइकार्बोनेट जाता है, आप क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को H+ के साथ मिला के वहाँ पे आपका कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है। कार्बोनिक एसिड में अब जो है ये आपका दोबारा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इसको डिसोसिएट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी दोबारा जाती है आपके जो होते हैं ना रीनल सेल्स, आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के, उसके अंदर आपके ये जाता है। अब वहाँ पे जो आपके सेल्स के अंदर आपका वाटर डेवलप आपका पड़ा होता है, उसके साथ ये दोबारा मिलता है, दोबारा आपका कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, दोबारा आपके यहाँ पे H+ बाइकार्बोनेट आपके प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये आपकी बॉडी इनको क्या करती है, यहाँ पे आपकी स्टोर कर लेती है, यहाँ पे आपकी अब्जॉर्ब करवा लेती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी डेवलप हुआ ना ये आपका रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसने क्या करना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आपके इनहिबिट करवा देना है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब आपका इनहिबिट हो जाएगा तो आपकी जो बाइकार्बोनेट जो आपने नॉर्मली इसको रीअब्जॉर्ब करवाना था, अब बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पे आपकी सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। तो किडनीज़ में क्या होगा, किडनीज़ में ये आपकी जो आपके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई है ना, ये आपके इनहिबिट करवाएगी आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, और वो क्या करवाएगा, आपकी बाइकार्बोनेट्स जो है इनकी सिक्रीशन करवाना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं ना आपके DCT के अंदर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप H+ के साथ बाइकार्बोनेट्स वगैरह, मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है वहाँ पे आप बना रहे होते हैं, और बाइकार्बोनेट्स आप सेल के अंदर प्रोड्यूस करवा के बाइकार्बोनेट्स को आप वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। और वहाँ पे भी ये काम आपका कौन कर रहा होता है, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब उस केस में भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका
आपका इनहिबिट हो जाएगा, तो बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पे आप बना के उसको दोबारा से एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे। उस केस में भी क्या होगा, आपके ये H पॉजिटिव जो है ये आपका वहाँ पे सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ओवरऑल क्या होगा, H पॉजिटिव आयन जब आप, अच्छा ओवरऑल क्या होगा, जो आपकी ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करवाएगी, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, और ये सिक्रीशन आपकी क्या करवाएगी, आपकी बेस जो है उसको वहाँ पे आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी। नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा था, आपकी बेस बढ़ रही थी, अल्कोलोसिस हो रही थी। अब बेस जब आपकी बॉडी से सिक्रीट होगी तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एसिडोसिस हो जाएगा। अब एसिडोसिस जब हो आपकी बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन की वजह से, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई, और बॉडी ने कंपनसेशन में क्या किया, आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो आपके पेशेंट के अंदर करवाई, और आपकी जो पीएच है उसको वहाँ पे आपकी मेंटेन करवाया। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई तो आपकी पीएच ज़्यादा हुई थी, अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, आपकी पीएच कम होगी, ओवरऑल आपकी जो पीएच है ना वो आपकी 7.35 से 7.45 दोबारा आपकी वहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी H पॉजिटिव आयंस जो हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके सारे के सारे इनहिबिट होंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर जो आपके पड़े हुए हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो भी आपके इनहिबिट हो जाएंगे H पॉजिटिव, और उसके बाद आपके यहाँ पे आपके बाइकार्बोनेट जो आपके मिला के दोबारा से नहीं बनाएंगे। अब इस केस में आपके बाइकार्बोनेट आपका कम हो जाएगा, तो H पॉजिटिव आयन जो आपके वहाँ पे बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ब्रेन को स्टिमुलेट करवाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करवा के आपकी वेंटिलेशन वहाँ पे आपकी इंक्रीज़ करवा देंगे। ओवरऑल इसके अंदर यही मैकेनिज्म है, सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आपकी वहाँ पे करवाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस में उसने बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करवाया। ओवरऑल जो आपकी बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन जो थे, जो आपके नॉर्मली आपके मिल रहे थे आपके बाइकार्बोनेट्स के साथ, और वहाँ पे आपके जो है ना आपके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इस केस में H पॉजिटिव आयन आपके वहाँ पे बढ़ेंगे, और ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करवा के आपकी वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करवाएंगे। ये सारा मैकेनिज्म आपका फौरी नहीं होगा, ये आपका कब होगा, जब आप वहाँ पे क्रोनिक रह रहे हैं। क्रोनिक जब इंक्रीज़ हो जाएगा वेंटिलेशन के अंदर, तब आपकी वहाँ पे आपकी इंक्रीज़ हो रहे होंगे, ये आपके H पॉजिटिव वगैरह आपके वहाँ पे। अच्छा इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें, वो ये कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो आपका क्या करवा रहा है, बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन करवा रहा है। अब अगर आपका जो पेशेंट है जैसे आपकी हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा, आप क्या कर दें, उसको फौरी से वहाँ पर जो है ना ये कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसकी इनहिबिशन करवा दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स आपके फौरी से सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो आपकी डेवलप होगी, तो फौरी आपकी वहाँ पे आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपकी डेवलप हो जाएगी, और वो आपकी यहाँ पे आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह आपको वहाँ पे नहीं देगी। अब इस केस में आपकी जो आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आपकी इनहिबिट करवाती है, वो आपकी कौन सी होती है, यहाँ पे आपकी होती है ये एसिटाजोलोमाइड। पेशेंट को आप जैसे ही आप एसिटाजोलोमाइड देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो उसकी सिक्रीशन होने शुरू हो जाएगी, और वो करवाएगी आपकी कंपनसेट आपकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को। एसिटाजोलोमाइड क्या करवाएगी, ये जो आपका काम हो रहा था ना नॉर्मली, जब आपका जो पेशेंट है ना फौरी एसिटाजोलोमाइड ले लेगा, तो ये वाला काम आपका वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और पेशेंट के अंदर ये एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह आपको वहाँ पे डेवलप ही नहीं होगी। एसिटाजोलोमाइड आपकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एल्टीट्यूड सिकनेस। अच्छा ये सारा हो गया। इसके अंदर जब आपकी क्रोनिक इंक्रीज़ होगा, आपकी जो किडनीज़ हैं, आपको पता है किडनीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो किडनीज़ क्या करती हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो है उसको वहाँ पे सिक्रीट करवाती हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आपके बोन मैरो प्रिकर्सर सेल जो होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करवाता है। स्टिमुलेट करवा के ये क्या करता है, आपके आरबीसीज वगैरह आपके वहाँ पे इंक्रीज़ करवाता है, एचबी को इंक्रीज़ करवाएगा, आपकी हिमेटोक्रिट वगैरह जो है इसको वहाँ पे आपकी इंक्रीज़ करवा देगा। उसके बाद जो है आपकी जो है ये हाइपोक्सिया वो क्या करेगा, यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर 2,3-BPG जो है उसको इंक्रीज़ करवाएगा। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर, HTC 2,3-BPG ये क्या करवाएंगे, आपके यहाँ पे इंक्रीज़ करवा देंगे ये आपकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग को इंक्रीज़ करवा के कर्व जो है वहाँ पे भी शिफ्ट करवाएंगे राइट साइड पे। इस केस में 2,3-BPG आपका वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, तो ये 2,3-BPG के इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो आपकी किधर चली जाएगी, आपकी राइट साइड पे चली जाएगी, और ये क्या करवाएगी, आपके वहाँ पे ऑक्सीजन की रिलीज़ करवाना शुरू कर देगी। अच्छा उसके बाद क्या होगा, आपके जो टिश्यूज़ हैं, जब आप वहाँ पे आप ये रह रहे हैं, आप क्रोनिक वहाँ पे आप रहना शुरू हो गए हैं, उस केस में क्या होगा, आपके सेल्स के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, आपके सेल्स जो है वहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रियाज को इंक्रीज़ करवाना शुरू कर देंगे। उस केस में क्या होगा, जितनी की जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगी सारी की सारी आपकी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो हाइपोक्सिया वगैरह है ना वहाँ पे आपका ये डिक्रीज़ करवा देंगे। अच्छा ये जो 2,3-BPG है ना, इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि आपकी बीटा चेंज के साथ आपका बाइंड करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, आपके निचोड़ के वहाँ से आपकी जो है ना आपकी हीमोग्लोबिन जो है वहाँ से आपकी निचोड़ के निकाल रहा होता है, तो ये भी क्या करवाता है, आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करवा के आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचा रहा होता है।
और उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया आपकी रीनल एक्सक्रीशन होगी आपकी बाइकार्बोनेट्स की फॉर कंपनसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, और ये आपकी ऑगमेंट कौन करवा देगा, आपकी एसिटाजोलामाइड। अच्छा, उसके बाद क्रोनिक हाइपोक्सिया जो है ये आपका क्या करेगा, आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, किसकी, आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन की। मैंने आपको पहले बताया आपकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, सॉरी आपकी जो हाइपोक्सिया होता है आपकी पल्मोनरी साइड पे आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और उसके बाद आपकी ये जो वेनस साइड होती है आपकी ये सिस्टेमिक साइड, वहाँ पे ये क्या करवाता है, आपकी वेजो डायलेशन करवाता है। पल्मोनरी साइड पे ये क्या करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, आपकी पल्मोनरी के अंदर आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, तो पल्मोनरी साइड पे आपका ब्लड कौन भेज रहा होता है, यहाँ पे आपका राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट हार्ट जो है ये आपका क्या करेगा, आपका इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, वो क्या करेगी, आपकी यहाँ पे पल्मोनरी आपकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करवा देगी, और उसकी वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा फोर्स के साथ राइट वेंट्रिकल आपका काम करेगा। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ पे आपकी हाइपरट्रॉफी करवा लेगा, और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी वो क्या करेगी, आपकी यहाँ पे कंपनसेट कर रही होगी किसको, ये आपकी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। और ये पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जब आपकी बढ़ जाएगी तो ये क्या करवाएगी, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपकी डेवलप करवाएगी। उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट क्या करेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवा देगा। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती रही, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो हार्ट है ना वो आपका फेल हो जाएगा, तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपको लीड करवाएगी किस साइड पे, आपकी राइट हार्ट फेलियर की, या फिर आपका राइट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सारा हो गया यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड। उम्मीद है इसके अंदर आपको यहाँ पे सारी समझ आ गई होगी। याद आपने इसके अंदर सिर्फ ये रखना है, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर आपका कम होगा, आपकी आर्टरीज के अंदर कम हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे डेवलप हो जाएगी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मैकेनिज्म मैंने आपको सारा बता दिया, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जब आपकी डेवलप होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे कम होगा, और ये क्या करवाएगा, अच्छा ऑक्सीजन जब आपकी बढ़ेगी वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी कम होगी आपकी वेंटिलेशन डिक्रीज होगी। और ये मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया। पेशेंट के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाएगी एल्टीट्यूड सिकनेस, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्यों हुई, क्योंकि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हुआ, आपका हाइपोक्सिया डेवलप हुआ। हाइपोक्सिया ने क्या करवाया, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी पल्मोनरी साइड पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई और सिस्टेमिक साइड पे वेजो डायलेशन करवाई। वेजो डायलेशन की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेडेक, नोजिया, फटीग, उसके बाद लाइट हेडेडनेस वगैरह, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह आपको वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जब आपका यहाँ पे क्रोनिक इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है एरिथ्रोपोइटिन बढ़ाना शुरू कर देगा, और एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाएगा, यहाँ पे आपका जो है ना ये पॉलीसाइथीमिया करवाएगा, आपकी एच बी आपकी वहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, हेमाटोक्रिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 2-3 BBG आपकी वहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी राइट साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेल्स में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, रीनल एक्सक्रीशन होनी शुरू हो जाएगी बाइकार्बोनेट्स की, और उसके बाद ये जो है ना आपका क्रोनिक ये वेव जो है ये आपका हाइपोक्सिया वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन में आपकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरटेंशन आपको वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये सारा तो था आपके यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड के अंदर क्या होगा। हाई एल्टीट्यूड में आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका हाइपोक्सीमिया डेवलप हुआ था इसने क्या किया था, आपके वहाँ पे वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करवाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है ना जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू करेगा, एक्सरसाइज में क्या होगा, वो जो पेशेंट है ना उसके अंदर यहाँ पे आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, उसके बाद आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इसको करने से पहले ना थोड़ा सा एक और चीज़ देख लें। जैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल आपका ये मसल है ना, मसल ने क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इसने प्रोड्यूस करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सिक्रीट करवानी है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी जो है ना कंज्यूम होनी है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपका पेशेंट जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो दोनों होती है ना इनके अंदर आपके यहाँ पे एब्सोल्यूट मैच होता है, और इनके साथ साथ आपकी यहाँ पे जो है ना वेंटिलेशन और उसके बाद आपकी रेस्पिरेशन जो होती है वो भी आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी सी बात यहाँ पे याद रख लें। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, वेंटिलेशन आपकी कैसे इंक्रीज़ होती है। वेंटिलेशन का आपको पता है, वेंटिलेशन आपकी होती है ये टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट। अब जब आपने जो है ना आपकी माइल्ड एक्सरसाइज आपने फर्स्ट आपने वहाँ पर स्टार्ट की, फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपका टाइडल वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब आप करते रहेंगे तब आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये मैं सारा अभी आपको बताता हूँ आपका रेस्पिरेटरी रेट आपका कैसे इंक्रीज़ होगा। अच्छा, बल्कि इसको यहाँ पे अभी भी देख लें। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में जो आपका मसल है ना, मसल ने सबसे पहले आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल्स भेजने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे ब्रेन है। अच्छा, ये पिक्चर कोई ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे ब्रेन है। अब ब्रेन में क्या होगा, आपके जैसे ही आपके ये फाइबर्स जाएंगे ना, आपके पाथवे लेके जाएंगे, आपके नर्व्स जाएंगे आपके ब्रेन की तरफ, तो ये लेके जाएंगे आपके यहाँ पे सेंसरी, और ब्रेन की तरफ से दोबारा मसल की तरफ जो आपका आएगा ये आपका आएगा यहाँ पे मोटर। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है, जैसे ही आपकी जाएगी ना ये सेंसरी आपकी लेके जाएंगे आपके ब्रेन की तरफ, तो ये क्या करेंगी, जब आपकी ये स्टार्ट में तो आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ नहीं करवाएंगी, लेकिन जब आपकी ये सेंसरी आपकी फाइबर्स जो हैं जो आपके ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, जब ये आपके वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, आपकी ये
सेंसरी फाइबर, उसके बाद आपके मोटर फाइबर जब आपके वहाँ पे ब्रेन से आपके ज़्यादा आएंगे तो वो क्या करेंगे, जब आ रहे होंगे आते साथ ही अपने ये जो है ना ये रेस्पिरेटरी रेट, आपका ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो आपके ब्रेन के अंदर है उसको ये क्या करेंगे आपके यहाँ पे स्टिमुलेट करते रहेंगे। सेंसरी जब आपके जा रहे होंगे, जाते जाते क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन के अंदर ये सेंसरी आपके जा रहे हैं, जाते जाते ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको वहाँ पे आपके स्टिमुलेट करवा देंगे, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपके जो मोटर फाइबर्स हैं, जब आप यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे होंगे, आपके मोटर फाइबर्स क्या करेंगे, जब आपके नीचे आ रहे होंगे ना तो आते आते ये क्या करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसको वहाँ पे आपके स्टिमुलेट करवा देंगे, और ये भी क्या करवाएंगे, आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको वहाँ पे आपकी इंक्रीज करवाएंगे। ओवरऑल जो आपकी ये एक्सरसाइज के अंदर आपका इंक्रीज होगा ना रेस्पिरेटरी आपकी वेंटिलेशन के अंदर, वो आपकी ये मोटर फाइबर्स, उसके बाद आपकी जो आपकी है ना ये आपके सेंसरी फाइबर्स, इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आपके वहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं। ये जब ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, आपके ब्रेन जो है आपका ये रिसेप्टर जो है, ये आपका ब्रेन सेंटर जो है उसको ये ज़्यादा स्टिमुलेट करवाएंगे, आपकी वेंटिलेशन वहाँ पे आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी ये वेंटिलेशन इंक्रीज़ होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट के इंक्रीज़ होने की वजह से आपके यहाँ पे वेंटिलेशन इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्ट में आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और बाद में जब आप ज़्यादा करेंगे एक्सरसाइज उसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी जो मसल की तरफ आपका ब्लड लेके आ रही है वो आपकी आ रही है आर्टरीज़ में से क्या होगा, आप यहाँ पे जो है ना सारी की सारी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप ज़्यादा यहाँ पे आप सिक्रेट करवाएंगे, और उसके बाद जब आपकी वेंस के अंदर ब्लड जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी है ना ये आपकी वेसल है, यहाँ पे आपका ये मसल पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी से आपका ब्लड जा रहा है, उसके बाद आपकी वेन से यहाँ से आपका निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीट करवाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप जब आर्टेरियल ब्लड की तरफ आपकी वेनस ब्लड की तरफ जब आप जाएंगे ना तो वेनस ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी वहाँ पर कम हो जाएगी। नॉर्मली आपकी ऑक्सीजन जो होती है आपकी वेनस ब्लड के अंदर वो होती है यहाँ पे आपकी 40 mmHg। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्योंकि आपके यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो वेनस साइड पर आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लेस देन 40 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब वेनस साइड पे आपकी नॉर्मली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है यहाँ पे आपकी 46 mmHg। अब इस केस में क्या होगा, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वेनस साइड के अंदर आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी ये क्या करवाएगी, यहाँ पे आपकी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो 46 mmHg से आपके यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज करवा देगी। उसके अलावा बाकी सारे मैंने पाथवे आपको वहाँ पे बताए हुए हैं। जब आप यहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, आपके वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगी, ज़्यादा अफिनिटी को कम करवाएगी। जितनी ज़्यादा अफिनिटी आपकी वहाँ पे कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी, जितनी ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी उतनी आपकी कर्व जो है आपकी राइट साइड पर शिफ्ट करेगी। ये आपको मैं बाद में बताऊँगा भी। ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये क्या करेगी, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको इंक्रीज़ करवाएगी। ऑक्सीजन की जो आपकी वहाँ पे आपकी डिमांड है ना वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा करवाएगी। टिश्यूज़ के अंदर क्या करवाएगी, यहाँ पे आपकी ऑफलोडिंग करवाएगी, और टिश्यूज़ आपके क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन उसको इंक्रीज करवा लेंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट टू मीट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रेस्पिरेटरी रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, आपके एल्वोलाइज के अंदर आपकी ऑक्सीजन को ज़्यादा आपके लेके आएगा आपके ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी बॉडी से यहाँ पे आपकी ज़्यादा एक्सक्रीट करवाएगा। अच्छा, ये वाला जो आपका मैकेनिज्म है ना, आपके फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो मसल है, मसल ने आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कंज्यूम की। जब आपके वेनस ब्लड के अंदर आप गए, आपके यहाँ पे जो है ना ये ऑक्सीजन आपकी वहाँ पे कम हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब आप दोबारा आएंगे आपकी आर्टेरियल ब्लड के अंदर, तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर नॉर्मली तो अब यहाँ पे क्योंकि अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो आपका मैकेनिज्म है ना आपके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्रीट करवाने का, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी के अंदर लेके आने का, ये आपका इतना एफिशिएंट है। जब आप आर्टेरियल ब्लड देखेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर आपका आर्टेरियल ब्लड जो है इसके अंदर यहाँ तो आपकी जो है ना ये ऑक्सीजन जो है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और आपकी जो है आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर आपके यहाँ पे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी ऑक्सीजन जो है जब आप आर्टेरियल ब्लड के अंदर देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 100 mmHg, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी यहाँ पे 40 mmHg ही होगी। बेशक आपकी जो वेन्स हैं उसके अंदर आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके आर्टेरियल ब्लड के अंदर आपके यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन जब आपके यहाँ पे मेंटेन है तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे आपके जो कैरोटिड बॉडीज़ वगैरह हैं उसको वहाँ पे आपकी स्टिमुलेट नहीं करवाएगी। आपके यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह जो है आपकी ड्राइव जो हो रही है वो आपकी किसकी वजह से हो रही है, जो आपके फाइबर्स जा रहे हैं। ऑक्सीजन आपकी क्योंकि मेंटेन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी जो है ये स्टिमुलेट नहीं करती आपके रिस्पिरेटरी सेंटर्स को, और आपकी यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करवा रही होती आपकी ये आपकी वेंटिलेशन वगैरह आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करवा रही होती। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपका हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपका वहाँ पे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे परफ्यूजन जो है आपके लंग्स की तरफ वो आपके वहाँ पे बढ़ा देगा। अच्छा, लंग्स में हमने जो देखा था V/Q मिसमैच के अंदर,
वहाँ पे हमने देखा तो जो आपके लंग्स के अंदर आपका ब्लड जा रहा है ना, ये आपका फर्दर आपकी 3 साइड पे जब आपने देखा था, आपकी अपर लोब, उसके बाद मिडल लोब, उसके बाद आपकी लोअर लोब, उसके अंदर जो आपका ये जा रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, यहाँ पे आपकी अपर लोब में क्या होता है, आपके वहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा आ रही होती है, परफ्यूजन आपकी वहाँ पे कम आ रही होती है, तो इस केस में क्या होता है, V/Q आपकी वहाँ पे जो है ना ये मिसमैच में आ जाती है। और जो आपकी मिडल लोब होती है वहाँ पे आपकी क्या होती है, V/Q आपकी हो जाती है 0.8, और लोअर लोब जो होती है वहाँ पे आपकी ये परफ्यूजन क्योंकि आपके वहाँ पे ज़्यादा आ रही होती है, तो V/Q जो है ये आपकी, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जब आपका बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो 0.8 से आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी, और ऊपर वाली साइड पे जब आपकी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाएगी, परफ्यूजन आपकी यहाँ पे कम होगी, तो ये आपकी 0.8 से ज़्यादा होती है। अब जब आपके जो लंग्स है ना, जब आपके ये आपका हार्ट रेट वगैरह आपका वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह आपका वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये आपकी परफ्यूजन ज़्यादा होगी। अब ये जो आपके यहाँ पे नॉर्मली आपके ये जो मिसमैच में थे, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपके सारे के सारे हैं ना, ये V/Q ये आपकी टोटली आपकी वहाँ पे जो है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगी। आपके पूरे के पूरे लंग्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपके वहाँ पे ओपन अप हो जाएंगे, और सारी की सारी आपकी वेंटिलेशन, और उसके बाद आपकी ये जो परफ्यूजन जो जा रही है आपके लंग्स की तरफ, वो सारी की सारी आपकी पार्टिसिपेट कर रही होगी यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर। आपकी जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस अगर आपकी वहाँ पे हो रही थी, वो अब इस केस के अंदर आपकी वहाँ पे नहीं होगी। और उसके बाद जो हमने देखा था वहाँ पे आपकी ये परफ्यूजन मिसमैच हो रही थी, और आपकी ये परफ्यूजन आपकी वहाँ पे जो है ये, और उसके साथ साथ हमने जो देखा था कि कहीं पे आपकी हो रही थी ये वेस्टेड वेंटिलेशन, कहीं पे आपकी ये वेस्टेड परफ्यूजन हो रही थी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी जब आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो आपकी V/Q जो है आपके पूरे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, ये आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, और ये आपकी अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगी 0.8 पे। अब उसके बाद क्या होगा, आपके सेल्स जो है वो आपकी रिस्पायरेशन को इंक्रीज़ करवा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो आपकी pH जो है वो आपकी सेल के अंदर आपकी है, आपकी ब्लड के अंदर आपकी कम हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या करवाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, आपकी जो सेल्स है ना, जब वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी ATP को यूज़ करते हैं। अब ATP जो आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है, आपकी होती है फ्रॉम आवर एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जब आपकी ATP वहाँ पे आपकी सारी कंज्यूम हो जाएगी, तो ATP आपने प्रोड्यूस करवानी है, वो आप कहाँ से करवाएंगे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो पायरुवेट है ना, ये आपका पायरुवेट जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट, और ये आपका क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे pH जो है उसको वहाँ पे आपकी कम करवा देगा। लैक्टेट जो होता है ये आपका लैक्टिक एसिड होता है, और ये लैक्टिक एसिड भी क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे pH को कम करवाएगा। ओवरऑल क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहले आपका मसल जो है वो आपके क्या करवाएगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएगा, और उसके बाद जो है ये आपकी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, आपके यहाँ पे HTC ये तीनों के तीनों क्या करवा रहे होते हैं, जब आपके इंक्रीज़ होते हैं तो ये कर्व को आपके लेके जा रहे होते हैं राइट साइड पे। इस केस में भी क्या हो जाएगा, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, pH आपके वहाँ पे कम हो जाएगी, कर्व आपकी क्या हो जाएगी, राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और राइट साइड पे आपको पता है, जैसे आपकी कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी अफिनिटी कम हो जाती है, और अफिनिटी के कम होने की वजह से ऑफलोडिंग जो होती है वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की ऑफलोडिंग होगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ को ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी, और वहाँ पे आपकी कंजम्पशन जो आपकी वहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर हो रही थी ऑक्सीजन की, वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। रिस्पायरेटरी रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा टू इंक्रीज़ ऑक्सीजन डिमांड, और उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वहाँ पे आपकी रिलीज़ करवाने के लिए भी आपका ये रिस्पायरेटरी रेट आपका वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ होगा। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्रीट करवाने के लिए रिस्पायरेटरी रेट का इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये मैंने आपको पहले बता दिया, आपका जो है ये नॉर्मली तो आपके यहाँ पे जो वेनस ब्लड है उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन का लेवल आपका वहाँ पे कम हो जाएगा, और वो आपका क्यों हुआ, क्योंकि आपके वहाँ पे जो है ये आपकी ऑक्सीजन जो है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। उसके बाद आपके वहाँ पे वेनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये आपके इतने आपके वहाँ पे जो है ना आपकी होम्योस्टैटिकली आपके यहाँ पे मेंटेन्ड होते हैं कि जब आप ऑक्सीजन जब देखेंगे आपके यहाँ पे आपकी ये आर्टेरियल ब्लड के अंदर, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, तो वो आपकी क्या होंगी, आपकी बिल्कुल मेंटेन्ड होंगी, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन है आपके आर्टेरियल ब्लड के अंदर, उसके अंदर आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेनस साइड पे क्या हो जाएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट आपका वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और ऑक्सीजन कंजम्पशन की वजह से आपका ऑक्सीजन कंटेंट आपके वेनस साइड के अंदर कम हो जाएगा। ओवरऑल इसने क्या करना है, आपकी ये जो कर्व है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाना है, ऑक्सीजन की ऑफलोडिंग होनी है, और ये सारा आपका यहाँ पे इसके अंदर यही है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, वो ये कि आपकी जब वेनस ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, मतलब आपकी आर्टरीज जो आपके मसल जो है आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो आपकी आर्टरीज में से जो आपका ब्लड जा रहा है आपकी वेन्स के अंदर, उसमें से आपकी जब ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो जब आप वेन्स के अंदर ब्लड को देखेंगे ना, तो नॉर्मली तो आपकी होती है यहाँ पे आपकी 75% सेचुरेशन, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ये जो सेचुरेशन है ना आपकी 75 से कम हो जाएगी, क्योंकि आपके ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा आपको यहाँ पे पैसे ही पता चल रहा होगा। बाकी इसके अंदर ऐसा जो है ना कुछ भी नहीं है। बाकी जो है ना इसके अंदर मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी अगर आपको इसके अंदर फर्दर कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी एंड